बहुत समय पहले इस सुंदर से शहर के बीचों बीच बहुत ही विशाल एक सुखी राजकुमार की मूर्ति थी। ये मूर्ति सुख का प्रतीक थी, कारण ये राजकुमार सचमुच के सुखी थे। उन्हें कोई दुख नहीं था और इस मूर्ति को देखकर सभी खुश हो जाते थे। राजकुमार की ये मूर्ति सोने की बनी हुई थी। उसकी दोनों आंखों में 2 हीरे चमकते रहते थे। सुखी राजकुमार के कमर में थी एक तलवार। उसमें एक अद्भुत सुंदर लाल रंग की रूबी दिखाई दे रही है। राजकुमार के चेहरे पर एक अद्भुत सुंदर सी हंसी है, एक ऐसी हंसी जो कि पूरे शहर में सबके दिल को मोह लेती है। सुखी राजकुमार की इस हंसी को देखकर मैं सब भूल जाता हूँ। जीवन के सारे दुख कष्ट कुछ भी मुझे याद नहीं रहते। हाँ, सही कहा मिस्टर काउंसलर। आपकी बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। पूरा शहर इस मूर्ति की तरफ देखकर अपना दुख भूल जाता है और इस मूर्ति के साथ साथ मैं भी अपने आप को बहुत सुखी महसूस करता हूँ। यही नहीं, ये मूर्ति हमारे शहर की शोभा को निरंतर बढ़ा रही है। इसके पूरे शरीर के सोने की चमक बहुत दूर से नजर आती है, जो बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। राजकुमार पूरी जिंदगी सुखी ही रहेंगे। अब चलिए काउंसलर। हाँ चलिए। राजकुमार के चेहरे से तो नजर हटती ही नहीं है। आइसक्रीम वाला। आइसक्रीम खाऊंगी। बिल्कुल नहीं, और तुम्हारा इम्तिहान भी है ना, और फिर तुम्हें कुछ दिनों पहले बुखार भी आया था, भूल गई हो? प्लीज माँ, प्लीज आइसक्रीम दिलाओ ना। कुछ दिन बाद खाना, अभी स्कूल चलो। वो देखो, सुखी राजकुमार की मूर्ति। वाह वाह, बहुत सुंदर। मैं भी उस राजकुमार की तरह सुखी रहूंगी। सही कहा। तो फिर अब मन में कोई दुख तो नहीं है ना उस आइसक्रीम के ना मिलने पर? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। मैं राजकुमार की मूर्ति को देखकर बहुत खुश हूँ। यहाँ सब गिर गया। उफ, मैं मन में कुछ दुख नहीं रखना चाहता हूँ। हमेशा उस राजपुत्र की तरह सुखी रहना चाहता हूँ। आहा, आहा, कितनी सुंदर हंसी, चमत्कार। ये हंसी मेरे लिए प्रेरणा है। आह, ओह, बहुत थक गई हूँ। अब जरा आराम करने की जरूरत है। थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। आज की रात इस शहर में नहीं विश्राम करना पड़ेगा। और वहाँ एक सुंदर मूर्ति दिखाई पड़ रही है। उसके नीचे ही आश्रय ले लेती हूँ। यही रहना अच्छा है। कल सुबह चली जाऊंगी दूसरे शहर, अपने मित्रों के पास। जरा सा यहाँ सो लेती हूँ। ये पानी की बूंद सर पर कहाँ से गिरी? अभी तो बारिश का समय भी नहीं है। आसमान भी बिल्कुल साफ है। तो फिर पानी कहाँ से आया? ये क्या मामला है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम कौन हो? मैं सुखी राजकुमार हूँ। पर तुम रो क्यों रहे हो राजकुमार? एक समय मैं शहर के राजमहल में रहता था। मैं हर वक्त खुश रहता था, क्योंकि तब दुख की कोई घटना ही नहीं घटी थी। मैं ये भी जानता था कि नगर में सब लोग बहुत खुश हैं। जब मेरी मृत्यु हो गई तो नगर में मेरे सोने की मूर्ति बनाकर यहाँ रखी गई। मैं यहाँ से नगरवासियों के दुख का कारण जान जाता हूँ। मेरा हृदय भले सोने का बना हुआ हो, पर फिर भी मेरे हृदय को तकलीफ होती है। तुम यहाँ से क्या देख पा रहे हो राजकुमार? थोड़ी दूर पर मैं एक औरत को देख रहा हूँ। वो एक दर्जीन है।
उसके बगल के बिस्तर पर उसका बेटा सोया हुआ है। बच्चे को बहुत बुखार है। मैं देख सकता हूँ वो कुछ खाने के लिए रो रहा है, पर उस बच्चे की माँ के पास पानी के अलावा और कुछ भी नहीं है और वो बच्चा पानी नहीं पीना चाहता। उसे खाना चाहिए। पक्षी तुम मुझ पे एक छोटा सा उपकार करोगी? मेरी तलवार से रूबी निकाल कर उस दर्जिन को दे आओ। नहीं, मुझे दूसरे शहर जाना है। मैं रुक नहीं पाऊंगी और अगर मैं उनके घर गई तो मैं दूसरे शहर नहीं जा पाऊंगी। वो बच्चा बहुत बीमार है। अगर उसे खाना नहीं मिला तो वो मर जाएगा। ठीक है, तुम्हारी बात मानकर मैं जाती हूँ। वाह, कितनी सुंदर हवा चल रही है। देखो ना माँ, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। अरे ये क्या मुझे ऊपर वाले ने दिया? कोई अदृश्य शक्ति आकर मुझे दे गई होगी। मुझे अब कोई दुख नहीं है। तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मित्र, मुझे आज ही यात्रा पर निकलना होगा, वरना इसके बाद बहुत ठंड पड़ने लगेगी और मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती। पक्षी तुम जाने से पहले मुझ पर एक और उपकार कर दो। क्या कहा? ठीक है, क्या उपकार करना है? मैं एक लेखक को देख पा रहा हूँ जिसे शीघ्र ही एक लेखन लिखकर प्रकाशक के पास जमा करना है, मगर उस इंसान के पास इस समय खाने के लिए पैसे भी नहीं है। तुम आज की रात रुक जाओ। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं एक और रात रुक जाती हूँ। तो क्या मैं एक और रूबी लेकर उसके पास जाऊँ? मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पास अब और कोई रूबी नहीं बची, पर तुम मेरी दाहिनी आंख का हीरा लेके चली जाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, तुम वैसा ही करो। हीरा ले जाओ और उस लेखक को दे आओ। जैसी तुम्हारी इच्छा। लगता है ठंडी हवाओं की वजह से ये बेहोश हो गया है। मैं घर में थोड़ी आग जला देती हूँ। तुम फिर से रो रहे हो? क्या हुआ? मैं दूर एक लड़की को देख पा रहा हूँ जो कुछ माचिस के बक्से लेकर बेचने जा रही थी, पर उसके हाथ से सारे माचिस के बक्से गंदे पानी में गिर गए हैं। उसके सारे माचिस के बक्से बर्बाद हो गए हैं। वो डर से कांप रही है। कोई भी उस लड़की की तरफ नहीं देख रहा है। किसी के पास समय ही नहीं है। उस लड़की के पिताजी बहुत गुस्सैल हैं। अगर वो लड़की खाली हाथ बिना पैसे के घर लौटेगी तो उसके पिताजी उसे बहुत मारेंगे और मुझे इससे बहुत दुख होगा। पक्षी, तुम एक काम करो, मेरी बाईं आंख का हीरा भी ले जाओ। ले जाकर उस लड़की के हाथों में दे दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ राजकुमार। तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बाद तुम पूरी की पूरी अंधे हो जाओगे? मैं तुम्हें अंधा नहीं बना सकती हूँ। पर मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ और राजकुमार का आदेश तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तुम अंधे हो जाओगे ये जानकर भी आदेश दे रही हो? हाँ पक्षी, मेरे पास देने के लिए और कुछ भी नहीं है और उस लड़की का भला मुझे करना ही पड़ेगा। और तुम्हारे अलावा ये कौन कर सकता है, बोलो? पक्षी, मेरी दोस्त, अब तुम अपनी यात्रा पे जा सकती हो। नहीं, अब मैं और कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी तुम्हारी आंखें बनकर। यहाँ जो कुछ भी घटित होगा वो मैं तुम्हें मेरे मुंह से सुनाऊंगी।
फिर इस तरह वो पक्षी प्रतिदिन पूरे नगर के कोने कोने में घूमती रहती और खबरों का संग्रह करके राजकुमार को सुनाती रहती थी। पर फिर भी राजकुमार दुखी ही रहता था, क्योंकि पक्षी उसे कोई भी खुशी की खबर नहीं सुनाती थी। तुम मेरे शरीर से सोने की परत निकालकर नगर के गरीब लोगों को दे दो। इस तरह गरीब लोगों में सारे सोने की परत बांटकर मूर्ति में अब एक भी सोने की परत नहीं बची थी। मूर्ति पहले की तरह अब सुंदर नहीं रही। फिर ठंड और बढ़ गई और साथ ही बर्फबारी होने लगी। पूरा नगर बर्फ से ढक गया था। अब मुझे जाना पड़ेगा दोस्त। तो क्या अब तुम सच में दूसरे देश चली जाओगी? नहीं दोस्त, अब वहाँ जाने की क्षमता मुझ में नहीं है। मुझे पता था इतनी ठंड में मैं बच नहीं पाऊंगी। मैं समझ गई हूँ, मेरा अंतिम समय आ चुका है। तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊंगा पक्षी? तुम ही तो मेरी सब कुछ हो, तुम ही तो मेरी आंखें हो। तुम्हारे बिना मैं अब सच में अंधा हो जाऊंगा। मैं अब सबसे दुखी राजकुमार हो जाऊंगा। पक्षी जाने से पहले एक बार मुझे प्यार करो। मैं तुम्हारा अंतिम स्पर्श चाहता हूँ पक्षी। छी, इतनी क्रूप मूर्ति, उस पर मूर्ति के नीचे एक मरा हुआ पक्षी। ये सब कचरा नगर से अभी हटाना पड़ेगा। मैं नगरपाल हूँ, यहाँ एकमात्र मेरी ही मूर्ति होनी चाहिए, किसी और की नहीं। हे देवराज, मुझे बताएं आप इतने चिंतित क्यों हैं? पृथ्वी पर युद्ध, विद्रोह, हिंसा, विद्वेष ने मुझे बहुत चिंतित कर दिया है दूत। तो क्या पृथ्वी पर प्यार, शांति जैसी कोई चीज ही नहीं होती? निश्चित ही है देवराज, मैं आपका दूत हूँ। मुझे पृथ्वी का सारा संवाद रखना पड़ता है। आप मेरे माध्यम से ही जान पाएंगे। आप मुझसे प्रश्न करें देवराज। प्रश्न नहीं, तुम पृथ्वी की सबसे मूल्यवान वस्तु मेरे पास ले आओ। मैं तभी समझूंगा कि पृथ्वी पर अभी भी प्यार है या नहीं। जैसी आपकी आज्ञा देवराज। ये है वो पक्षी और सुखी राजकुमार का टूटा हुआ हृदय। ये है पृथ्वी की सबसे मूल्यवान वस्तुएं। पृथ्वी के मनुष्य समझ ही नहीं पाए कि सुख किसे कहा जाता है। ये पक्षी हमारे बगीचे में रहेगा और गाना गाएगा, और ये राजकुमार भी मेरे लिए गाना गाएगा। ये पक्षी और राजकुमार अपने प्यार और ममत्व के लिए ईश्वर की अमूल्य भेंट बनके रह जाएंगे। इस तरह राजकुमार और पक्षी खुशी खुशी स्वर्ग में रहने लगे। सिर्फ जब वो ऊपर से पृथ्वी के लोगों की तरफ देखते थे
तो उन्हें रोना आता था, तो उनकी आंखों के आंसू बारिश बनकर गिरने लगते थे।